नौजवान जब तक पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में नहीं आएगा, तब तक जिस प्रकार की जो अभी जो समस्याएं चल रही हैं विश्वविद्यालयों में या छात्रों के भविष्य के साथ, मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होगा उससे अवेयरनेस, चाहे सोशली या पॉलिटिकली। मैं तो ये चाहता हूँ, मैं बचपन से ही मैं सोशली या पॉलिटिकली बहुत ही अवेयर था। मैं क्रिकेट खेलता जरूर था, पर पॉलिटिकली एंड सोशली मेरा हमेशा से रुचि रहा और कहीं ना कहीं से ये फायदा मेरे को अब जाकर के मिलने का काम हो रहा है। पूर्व में वक्ताओं ने बोला कि सवाल करना चाहिए हम लोगों को। जब लोगों को पॉलिसी समझ में नहीं आएगा तो सवाल क्या करेंगे? उसलिए बहुत ही जरूरी है कि अवेयरनेस होना चाहिए और नौजवानों को राजनीति में आने की जरूरत है। और देश की जो स्थिति जो अभी बनी हुई है, अगर अभी भी मटियाते रहेंगे, मटियाना मतलब अच्छा ही हो रहा है, देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हम चले जाएंगे अकेले तो क्या होगा? कुछ होने वाला है? कुछ लोग हैं कि हिम्मत करके जाते हैं तो डंडा खा के फिर शांत बैठ जाते हैं। अब एक एग्जांपल अगर हम दे, अगर हम लोगों को पता होता कि हमारे चाचा इतने डरपोक हैं तो महागठबंधन नहीं करते। हमारे पिता तो आज तक डरे। मंडल के दौर से 90 के दौर से ही लगातार, चाहे अडवाणी जी के रथ को उन्होंने रोक करके गिरफ्तार करने का काम किया हो, या मंडल को करने में जो उनकी भूमिका रही हो, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता का झंडा मजबूत करने में जो भूमिका रही हो, कितने साजिशों का अंबार लगाया गया, लेकिन हमारे पिता शेर है, ना तो झुके ना तो डरे और लड़ाई लड़े। और मुझे गर्व है कि मेरे पिता लालू जी हैं, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जितनी निडरता के साथ, जितनी क्लैरिटी के साथ, जितने सच्चे मन के साथ वो लोगों के, गरीबों के साथ उनके लड़ाई में जो संघर्ष करते हैं, सबसे आगे खड़े रहते हैं। और आज तक इतिहास उठा करके अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने विचारधारा से कभी भी समझौता नहीं किया। कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों से, मनुवादियों से वो आज तक समझौता उन्होंने नहीं किया और उसका परिणाम भी भुगत रहे। और ऐसा नहीं कि भुगत रहे, जितना उनको सताया जा रहा है उतने वो मजबूत हो रहे हैं। और मैं तो इतना कह सकता हूं, मेरा उम्र 29 साल नवंबर में मैं हो जाऊंगा। हम जब राजनीति में आ रहे थे तो हमको भी लगता था कि शायद हो सकता है कि हमको भी फंसा देगा, लेकिन हमको विश्वास था कि नहीं, हम जब गलत करेंगे तो फंसाएगा क्यों? तो ये मन में मेरे था। अब आप देखिएगा 18 महीने हम उप मुख्यमंत्री रहे तो हमारे ऊपर भी केस मुकदमे होने लगे। हमने जब सवाल पूछना शुरू कर दिया कि भैया 15 लाख रुपए कहाँ है, 2 करोड़ रोजगार कब मिलेंगे, अच्छे दिन कब आएंगे, महंगाई कब कम होएगी, तब केस मुकदमे शुरू हो गए। इसका मतलब है कि आप सवाल मत पूछो। जो तानाशाह रवैया जो अपनाने का काम किया जा रहा है, आपको भले ही डराने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन लोग एक कार्ड आता ना कि डर के आगे जीत है, तो आप डरिए मत। और मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग भी यहाँ उपस्थित हैं, किसी ना किसी रूप से उनको तंग किया जा रहा है, सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है और डराया जा रहा है। अगर हम सवाल पूछने वाले अगर डर करके बैठ जाएंगे तो इस देश को कौन बचाएगा? और जो नौजवानों ने, मैं कह सकता हूं कि आज मोदी जी अगर प्रधानमंत्री हैं तो आज हो सकता है नौजवानों की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि उनको एक सपना दिखाया गया, एक उम्मीद दिखाया गया कि ये आएंगे तो लोगों के अच्छे दिन लाएंगे, लोगों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। लेकिन 4 साल हो गए, आप आकलन कर सकते हैं कि उन्होंने कौन सा काम किया। जितने भी मेन इश्यूज थे, मेन एजेंडा था,
उनको कहीं ना कहीं से हटाया गया और उनकी जो आरएसएस की, जो मनुवादियों की जो माइंडसेट है, जो आइडियोलॉजी है, उसको देश के ऊपर थोपने का पूरा काम किया गया। क्या काम हो रहा है भैया देश में? नामकरण के अलावा और कुछ हुआ है क्या? ये रेलवे स्टेशन का नाम बदल दीजिए, शहर का नाम बदल दीजिए, उससे हमारा देश क्या आगे बढ़ेगा? न्यू इंडिया की बात करते हैं। क्या है न्यू इंडिया भैया? न्यू इंडिया है कि मोदी जी कहते हैं कि आप पकौड़ा बेचिए। हम मानते हैं, हम तो पकौड़ा बेचने वालों का, पान बेचने वालों का, भुजा बेचने वालों का, सब्जी बेचने वालों का, ठेला पे जितने खाने पीने का सामान बेचने का, हम तो सम्मान करते हैं कि कम से कम। और हम लोग तो नौजवान, अगर कुछ नहीं भी मिलेगा तो घर में अगर हमारा परिवार है तो उनको भूखे ना सोते हुए तो देख नहीं सकते, तो हम तो ठेला पर भी पकौड़ा बेचने के लिए तैयार है। लेकिन ठेला चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए होता है, जमीन चाहिए होता है, वो कौन देगा? हम तो मांग करते हैं कम से कम 15 लाख नहीं, कम से कम 1 लाख 2 लाख बोनी करा दीजिए ताकि ठेला तो लगा दे। और लेकिन बाद में हम सोचे कि हर साल अगर 2 करोड़ नौजवान अगर पकौड़ा बेचने लगेंगे तो पकौड़ा कौन खाएगा? तब तो हर घर में पकौड़ा बनाने वाले मिलेंगे, तो पकौड़ा कौन खाएगा? तो जितने चालाकी के साथ, जितने मार्केटिंग का जो सहयोग लेने का काम किया, भी पहले पूर्व में वक्ता कह रहे थे कि बड़ा आजकल जो सिस्टम हो गया, रणनीतिकार लोग आ गए हैं, किस हिसाब से लोगों के माइंडसेट को हाईजैक किया जाए, मैनिपुलेट किया जाए, तो इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, बहुत ही अलर्ट रहने की जरूरत है। और जिस प्रकार से हम तो खबरों में देखते रहते हैं कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटीज में, जामिया मिलिया हुआ या डीयू हुआ, खबरों में मिलता तो थोड़ी परेशान जरूर होते हैं। लेकिन आई सैल्यूट ऑल द स्टूडेंट्स कि आप लड़ रहे हो, आपके इंस्टीट्यूट को खत्म करने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। आज पूरे देश के विश्वविद्यालयों में ऐसा हो गया है कि आरएसएस के लोगों को हर एक जगह बैठा दिया जा रहा है। अभी आप देखेंगे बिहार में हाल में घटना हुई थी, जहां मोतिहारी के ठीक कुछ दिन बाद एक पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण है, उस जगह भी घटना हुई थी कि प्रोफेसरों को किस तरीके से जलाने की कोशिश की गई, पीटने का प्रयास किया गया। 2 दिन पहले एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक छात्रा को जो है झापड़ मारने का काम किया गया। आखिर हमारा देश कहां आगे जा रहा है, किस ओर जा रहा है? आखिर who's gonna take the responsibility? अगर आप इनिशिएट नहीं करोगे तो कौन करेगा? और फिर से जुमलेबाजी आ जाएगी, फिर से मेन एजेंडा से आपका ध्यान भटकाया जाएगा। अब अच्छे दिन के अलावा पता नहीं आगे चल के इनका क्या कैंपेन का नारा लगेगा। बीच में तो लगा था हर हर मोदी घर घर मोदी, लोग कहते थे, नारा लगाते थे मोदी जी को आना चाहिए। लेकिन उस समय भी हम लोग ये कहते थे कि हर हर मोदी घर घर मोदी नहीं, बड़बड़ मोदी और गड़बड़ मोदी। सिर्फ और सिर्फ भाषण से कुछ होने वाला। अब तो एक्शन का समय आ गया, समय क्या गया तो खत्म हो गया, तो अब मांगा जा रहा है और समय मांगा जा रहा है। अब आप लोगों को तय करना है कि ऐसे लोगों को जिन्होंने युवाओं को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, देश की आर्थिक स्थिति से लेकर के हमारे संविधान पे खतरा है, सब कुछ हो रहा है, लिंचिंग जैसे वारदात आ रहे हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है, और सरकार में बैठे हुए लोग हिडनली उसको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग तय कीजिए कि आपके लिए, और अगर आप लोग राजनीति में भी आते हैं तो आप लोगों को तय करना है कि क्या बेहतर है देश के लिए, कौन सी पार्टी के साथ जुड़े, किसकी विचारधारा को आप लोग लेकर चलना चाहते हैं। और मेरा जहां तक मानना है कि 2019 की जो लड़ाई है वो मंडल, अंबेडकर और गांधी वर्सेस गॉडसे और गोवलकर की लड़ाई है। देखना है कि ताकत किसमें है, अब देखना है कौन किसके बारे में कितनी ताकत है। अभी कह रहे थे कि मरते दम तक हम लोग कमंडल वाले लोगों को दबाने का काम करेंगे। मेरा मन है कि उनको खत्म ही कर देना चाहिए, खत्म इन द सेंस वैचारिक। जो नागपुर में तिरंगा नहीं
करके आगे बढ़ने का काम करना चाहिए। हम जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय रोहित वेमुला का जो जिस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, परेशान किया गया और जो संघर्ष उन्होंने करने का काम किया, हम सड़क पे उतरे थे बीइंग एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और हमने उसी टाइम तय किया कि रोहित वेमुला के साथ जो अन्याय हुआ वैसे कई लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और रोहित वेमुला के साथ जो हुआ उनके दोषियों को सजा मिलना चाहिए, तब जाकर के जस्टिस होगा रोहित वेमुला जी के। लेकिन हमने ये पार्टी में उसमें फैसला किया था कि रोहित वेमुला जो यूथ और जो सामाजिक न्याय का हमारा आजीविका ही नहीं बल्कि वो फेस होना चाहिए। हम लोग हर एक कार्यक्रम में रोहित वेमुला के फोटो को हम लोग लगाने का काम करते हैं ताकि उनके तस्वीर को देख करके एहसास हो कि ये लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, बाकी है और इस लड़ाई को हमको जीतना है और रोहित वेमुला के इंसाफ दिलाने का काम करना है। तो ये सारी चीजें, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप सब लोगों के साथ, क्योंकि ये जंतर मंतर के बाद मेरा जो है दूसरा एक कह सकते हैं दिल्ली में जो एक इंटरैक्शन आप कह सकते हैं या अपनी बातों को रखने का। हालांकि जो जंतर मंतर की जो हम लोगों ने जो मूवमेंट जो शुरू किया था, बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुए थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए, दोषियों को सजा दिलाने के लिए, वो हालांकि हमने नॉन पॉलिटिकल रखा था, लेकिन आज जो नौजवानों का जो विषय है, राजनीति को लेकर के जो विषय है, उसको लेकर के हम लोगों को आगे बढ़ना होगा और सही फैसला आप लोगों को करना होगा। और ज्यादा समय नहीं है, थोड़ी सी चूक हो जाएगी तो हमारा देश हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सब लोग एकजुट रहिए और जो आज जो मनुवादी व्यवस्था को जो फैलाने का काम किया जा रहा है, जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, जो मनुवादी सोच के लोग, उनको सिर्फ और सिर्फ बहुजन और सामाजिक न्याय वाले लोग ही चुनौती दे सकते हैं। हो सकता है कि आप राजनीति में आइएगा इस विचारधारा के साथ, अगर आप सामाजिक न्याय की बात करोगे, आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ोगे, तो आपको भी तंग किया जाएगा, केस मुकदमे किए जाएंगे, तरह तरह का आपको शोषण किया जाएगा, मानसिक से लेकर शारीरिक शोषण किया जाएगा। लेकिन हम इतना कह सकते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं। अब हमारे ऊपर इल्जाम है कि 13-14 जब मेरे को मूंछ नहीं था तो हम रेलवे में बैठ के भ्रष्टाचार किया करते थे। आई वाज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। मेरा सवाल ये है कि अगर हम 13-14 साल की उम्र में हम भ्रष्टाचार कर सकते हैं, हम कॉन्स्पिरेसी का पार्ट हो सकते थे, जब हम जवान हो गए और बिहार जैसे राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए, 3 पोर्टफोलियो संभालने का काम किया, तो उन 18 महीनों में कौन सा भ्रष्टाचार का काम किया? जो पहले करता था वो तो जवान होने के बाद जाने के बाद हजारों करोड़ का स्कैम करना चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं। तो ये एक प्रयास साइकोलॉजिकली एक षड्यंत्र चल रहा है कि हम लोगों को डराया जाए और इंगेज किया जाए, ताकि जो सही चीज है उसको जनता के सामने हम लोग ना लाए। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है, और खुशी इस बात की भी है कि इस बार हम सब लोगों ने मिलकर के ये फैसला लिया कि जेएनयू में हम सब लोग इस बार हमारे विचार को किसी को कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जो विचार जो इस बार जो चुनाव है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। और हम लोगों की कोशिश भी होगी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगली बार हम लोग इसको लेकर, और प्रयास ये भी रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं अपना निकाल करके, अगर कोर्ट कचहरी से समय मिल गया तो आप लोगों के बीच आऊं और अपनी बातों को आपके सामने। फिर से आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और इस उम्मीद के साथ जा रहा हूं कि इस लड़ाई को हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और आने वाले समय में हम लोग जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।